रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड के बारे में जानते हैं। रासायनिक बंधन क्या होता है या केमिकल बॉन्ड क्या होता है। देखिए आप कोई भी यौगिक देखते होंगे, जैसे H2O हो गया या NaCl हो गया, कोई भी यौगिक देखते होंगे तो जाहिर सी बात है ये Na एक अलग परमाणु है और Cl एक अलग परमाणु है। Na सोडियम है और Cl क्लोरीन है। तो आखिर क्या कारण है कि NaCl एक साथ रहता है? ये अलग परमाणु है और ये अलग परमाणु है। या H2O में भी H अलग परमाणु है, O अलग परमाणु है। या कोई भी आप ऑप्शन लेंगे, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg जो है अलग परमाणु है, ऑक्सीजन जो है अलग परमाणु है। तो कुछ तो रीजन होगा जो ये दोनों परमाणु एक दूसरे के साथ रहते हैं, कुछ तो कारण होगा तभी तो MgO एक साथ रह रहा है, क्यों नहीं अलग हो जा रहा है। इसका कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना। कोई भी आप HCl ले लीजिए, कोई भी आप अगर यौगिक देखते हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ये यौगिक जो है एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, क्यों नहीं ये अलग हो जाते हैं। तो उसका रीजन यही है, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के कारण ही ये एक दूसरे के पास रहते हैं। यानी कि अगर केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंधन का आप डिफिनेशन देना चाहें तो यह होगा कि वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखता है। HCl एक अणु भी है, यौगिक भी है। तो अब ये अणु को HCl में हमने क्या कहा, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है। कोई इसमें बल कार्य करता है जो इन दोनों को बांध कर रख रहा है। यानी H एक अलग परमाणु है और Cl एक अलग परमाणु है, दोनों क्या करके रखता है, बांध कर रखता है। यानी वह बल, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है तो उसे हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है तो उसे रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं रासायनिक बंधन के प्रकार। रासायनिक बंधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। रासायनिक बंधन के प्रकार, जब आप आगे जाएंगे 11-12 में जाएंगे तो आपको रासायनिक बंधन के प्रकार पढ़ने को मिलेगा, वहां 5-6 प्रकार पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर 10 क्लास पर आपको दो ही रासायनिक बंधन का दो ही प्रकार दिया होगा। रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन या ध्रुवीय बंधन भी इसको कहा जाता है। पहला वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन या ध्रुवीय बंधन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। और दूसरा सहसंयोजक बंधन जिसको कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, इंग्लिश में कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर दो ही पढ़ना है। आप जब 11-12 में जाएंगे तो ये तो पढ़ना ही है, उसके आगे भी मिलेगा, जैसे उपसहसंयोजक बंधन है और भी बंधन है, पाई बंधन, पाई बॉन्ड है, टाउ बॉन्ड है, बहुत सारे बंधन पढ़ने को वहां मिलेगा। लेकिन सिंपली यहाँ पर 10 क्लास में आपको दो पढ़ना है, वो जो मैं बता देता हूँ। रासायनिक बंधन के प्रकार में आप लिखेंगे, रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, और दूसरा सहसंयोजक बंधन या कोवलेंट बॉन्ड। हो गया। अब ये हम लोग जानते हैं कि वैद्युत संयोजक बंधन होता क्या है, ये तो प्रकार हुआ। अब हम लोग पहला इसके बारे में जानते हैं कि ये कब बनेगा। ये तो हम जान गए कि रासायनिक बंधन क्या है, यानी रासायनिक बंधन क्या है, वह रासायनिक बल जो अणु में परमाणु को बांध कर रखता है। यानी वो एक तरह का बल है जो अणु में जो परमाणु अलग अलग रहते हैं उनको एक साथ बांध कर रखता है। यानी कोई आकर्षण बल कार्य करता है, कोई बंधन कार्य करता है तो बांध कर रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। अरे शादी ब्याह होता है तो पति पत्नी साथ रहते हैं ना, तो भी गठबंधन किया जाता होगा शादी में, वही चीज है बंधन। तो यहाँ पर आप वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन या ध्रुवीय बंधन के बारे में जानते हैं। ये ध्यान रहे, आपको मैंने जब ये लिखवाया गया होगा धातु और अधातुओं की अभिक्रिया, वहां पर मैंने एक चीज मेंशन किया होगा कि धातु और अधातु अभिक्रिया करके आयनिक बंधन बनाता है या आयनिक यौगिक बनाता है।
ये बताया गया होगा। यानी कि इससे साफ होता है कि वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन या ध्रुवीय बंधन किनके बीच बनेगा, एक धातु होना चाहिए और दूसरा अधातु होना चाहिए। एक धातु का होना अनिवार्य है और दूसरा अधातु का होना अनिवार्य है। इसमें होता क्या है, जैसे अब देखिए, आपको सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, कैल्शियम और ऑक्सीजन, थोड़ा सा आपको वहां से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिएगा, या बुक में दिया भी है 2 4 5 6 जो भी है, उसको लेके आप उदाहरण को समझेंगे। जैसे कैल्शियम का होता है, कैल्शियम के बाहरी सेल में होता है 2 और ऑक्सीजन के बाहरी सेल में होता है 6। देखिए, बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसको विस्तृत आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके बाहरी सेल में होता है 2, इसके बाहरी सेल में होता है 6। अब होता क्या है, अष्टक नियम आपने पढ़ा कि जितने भी तत्व हैं, ओनली हाइड्रोजन को छोड़ के, ये ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोजन अपवाद में है, ओनली हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी तत्व ज्ञात हुए हैं या प्राप्त हुए, सब अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थायी हो जाना चाहता है। उसी को हम लोग अष्टक नियम कहते हैं। इसका रीजन क्या है कि जितने भी अक्रिय गैस है सबकी बाहरी सेल में 8 होता है और वो अस्थायी होते हैं, किसी से अक्रिय नहीं करते हैं। ये 10 क्लास तक पढ़ना है, लेकिन आप 11 में जाएंगे तो अक्रिय गैस भी कुछ स्थिति में अभिक्रिया करती हैं, पर वो अभी 10 क्लास में, 11 क्लास में आपको जानना है। तो कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो कैल्शियम के बाहरी सेल में 2 और इसके बाहरी सेल में 6। अब होता क्या है कि सारे तत्व अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए, कैल्शियम का जो है ऑक्सीजन से मुलाकात होता है, कैल्शियम का ऑक्सीजन से मुलाकात होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम ऑक्सीजन से कहता है कि भैया आप हमें 2 भैया आप हमें 6 दे दीजिए ताकि मेरे पास 8 हो जाए। कैल्शियम ऑक्सीजन से क्या कहता है कि भैया आप हमें 6 इलेक्ट्रॉन दे दें ताकि मेरे पास 8 हो जाए। और ऑक्सीजन कहता है कि मेरे बड़े भैया आप मुझे 2 ही इलेक्ट्रॉन दे दें ताकि मेरे पास 8 हो जाए। मामला फंस जाता है, ये भी कह रहा है कि 6 दीजिए और वो भी कह रहा है कि 2 दीजिए। अब पंच का फैसला आता है, पंच ईमानदार होगा तो क्या कहेगा, आप भी समझिए, अगर ईमानदार हैं तो कहेंगे कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए, ऑक्सीजन को कैल्शियम दे दे इसको, क्योंकि ये 2 ही देना चाहता है, इसको 2 ही देना है, और इसको कितना देना पड़ेगा, 6 देना पड़ेगा। तो पंच अगर ईमानदार होगा तो कहेगा कैल्शियम, एक काम करिए कैल्शियम भाई आप ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, है ना। और ऑक्सीजन अगर बेईमान होगा तब तो कहेगा इधर, लेकिन नियमित यही होगा कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दे। ये आपके नजर में भी आ रहा होगा, क्योंकि इसको 2 ही देना है, उसको 6 देना पड़ेगा। तो ईमानदारी की वजह से ये 2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको देगा। तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, क्या किया, दिया, क्या दिया, हमेशा के लिए कर्ज दिया, ये ध्यान रखेंगे, कर्ज दिया है। तो कर्ज दिया है, कितना कर्ज दिया है, 2, तो इस पर 2 प्लस, ये ध्यान है +2 नहीं लिखा था, कभी भी आयन ऐसे लिखाएगा 2 प्लस, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दिया है, कर्ज दिया है। फिर ऑक्सीजन, इसके पास कितना था, 6 था, कितना मिल गया, 2, इसके बाहरी सेल में कितना हो गया, 8। इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया, नहीं कर्जा लिया ना, कर्जा लिया ना, इसलिए इस पर 2 माइनस हो जाएगा। तो इसके बीच जो बंधन बना ना, यही वैद्युत संयोजक बंधन बना। यानी कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, त्याग हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, त्याग हो रहा है। तो अगर आप इसके डिफिनेशन में लिखें तो लिखेंगे कि 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, फिर से सुन ले, 2 परमाणुओं के बीच, ये 2 परमाणु हो गया, 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन या ध्रुवीय बंधन कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, अर्थात एक परमाणु इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये ध्यान में रखना है, किसमें, आयनिक बंधन में। जब सहसंयोजक में आएगा उसमें साझा होता है, वो अलग चीज है, इसको समझिए। पहले क्या होगा, जब 2 परमाणु, डिफिनेशन फिर से सुन लीजिए, जब 2 परमाणु
जब दो परमाणुओं में एक परमाणु दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन या ध्रुवीय बंधन कहा जाता है। जैसे आप उदाहरण में देख लें, इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने 2 ग्रहण किया है। और हमेशा ध्यान रखेंगे आयनिक बंधन किनके बीच बनेगा, एक धातु होना चाहिए और एक अधातु होना चाहिए। 2 अधातु होगा तब नहीं बनेगा, एक धातु और एक अधातु। तो इसमें आप लिख लेंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूं, 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन या ध्रुवीय बंधन कहा जाता है। उसके नीचे लिखेंगे यह धातुओं और अधातुओं के बीच बनता है, यानी कि एक धातु होना चाहिए और एक अधातु होना अनिवार्य है। और ध्यान रहे आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसमें ये उदाहरण मेंशन नहीं दिया गया, तो आप इस उदाहरण को भी उसमें लिखने के बाद ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं अब वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन हो गया। इसमें का एक और देख लेते हैं उदाहरण, आपको मैं समझा दूं। NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है ना, NaCl क्या है ये, सोडियम क्लोराइड। किताब में बहुत सारा उदाहरण दिया, उसको आप समझेंगे। तो सोडियम और ये है क्लोरीन, इसके बाहरी सेल में कितना होता है, 1 होता है। इसके बाहरी सेल में 7 होता है। इसके बाहरी सेल में 1, इसके बाहरी सेल में 7। फिर सोडियम के बाहरी सेल में कितना है, 1। Cl के बाहरी सेल में कितना है, 7। हाँ ध्यान रहे, ये जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगर कोई ये पूछे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो इसको छोड़कर जो भी इलेक्ट्रॉन है इसको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं दिया है, बस मैं बता दिया इसे। तो इसके बाहरी सेल में 1 है और इसके बाहरी सेल में 7 है। अब देखिए ये सोडियम है, इसके बाहरी सेल में 1 और इसके बाहरी सेल में 7। मैंने अभी बताया कि बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही किसी से अभिक्रिया करता है, यह अभिक्रिया नहीं करता है, यह अभिक्रिया नहीं करेगा, बाहरी सेल वाला ही अभिक्रिया करेगा। इसके बाहरी सेल में 1, इसके बाहरी सेल में 7। अब होगा क्या, वही सोडियम की मुलाकात क्लोरीन से होती है। सोडियम कहता है क्लोरीन भैया तक क्या, तो आप हमें 7 दे दीजिए ताकि मेरे पास 8 हो जाए। और क्लोरीन कहता है कि भैया आप मुझे 1 दे दीजिए ताकि मेरे पास 8 हो जाए। अब पंच लोग का फैसला ये आता है कि नहीं भैया सोडियम आप काम करिए, 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे दीजिए। और आज के कलयुग का अगर पंच होगा तो क्या बोलेगा, बोलेगा 1 और 7 आप दोनों मिलके आप मुझे 7 दे दीजिए, 1 मुझे दे दीजिए, मेरे पास 8 हो जाए। अगर आज का पंच होगा तब, खैर बात अलग है। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग करेगा। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, कर्ज दिया, ध्यान है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्या दिया, कर्ज दिया। तो कर्ज दिया तो इस पर क्या होगा, Na+। और क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कर्ज लिया, इसलिए इस पर क्या होगा, माइनस। तो इस तरह से NaCl एक साथ रहते हैं। अब देखिए सोडियम ने एक कर्ज दिया, किसको, क्लोरीन को, इसने कर्ज लिया है, तो दोनों एक साथ रहते हैं। जैसे आज के भी दौर में आप देखते हैं ना, सिंपली अगर आप किसी को कर्जा दे दें तो उससे हमेशा आदमी झगड़ा लड़ाई नहीं करता है, बिल्कुल मतलब लगे रहता है, बातचीत व्यवहार बना के रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि हमारा पैसा लिया भाई। तो उसी तरह से सोडियम भी क्लोरीन से लगे रहता है। कब तक, जब तक क्लोरीन ना दे दे। फिर जब ये टूटता है तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये बराबर हो जाता है। अब क्या करता है, सोडियम अपने घर, क्लोरीन अपने घर, जैसे कर्ज वाला मैटर में होता है। तो आप इसको भी मेंशन उसमें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अब वैद्युत संयोजक बंधन नहीं, यौगिक। वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक।
वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक। तो इसका डिफिनेशन आप क्या देंगे? जिन यौगिकों में आयनिक बंधन होता है उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। जिन यौगिकों में आयनिक बंधन होता है उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। यह एक और भी तरीका है, आप ये भी कह सकते हैं। तो डिफिनेशन क्या होता है जी, परिभाषा क्या होता है? मैं बार बार बोलता हूँ, परिभाषा का मतलब ये होता है कोई चीज हो, कोई भी चीज हो, उसके बारे में दूसरे को बता देना ही परिभाषा होता है। अपने हिसाब से उसके बारे में बता देना ही परिभाषा होता है। जैसे सिंपली ये है और कोई आदमी नहीं जानते कि क्या है, तो इसको जिस तरीके से ही मैं उसको समझा दूं वही क्या होगा? परिभाषा होगा। तो आप दूसरा डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं उसमें कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जब यौगिक का निर्माण होता है तो उसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। दोनों तरह से सही होगा। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड आप ही हैं और आपको मुझे डिफाइन करना है। मान लीजिए कि मैं हूं, आप हैं और कोई व्यक्ति है, वो आपको नहीं पहचानता है, तो उसने मुझसे पूछा कि सर ये कौन है? तो मैंने क्या किया, आपके पिताजी का नाम रख के बोला कि ये फलाना के लड़के हैं, हो गया। फिर मैंने अगर ये भी बोला कि नहीं फलाना के भाई हैं, ये भी मैं बोल सकता हूं कि नहीं फलाना के नाती हैं, ये भी मैं बोल सकता हूं एक फलाना के पिता हैं। तो जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके बारे में बताया जा रहा है वो, और जिसको बताया जा रहा है वो, ध्यान रहे, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो और जिसको बताया जा रहा है वो। अब इसमें देखना ये होता है कि जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसके पिताजी ज्यादा हाईलाइटेड है, उसको ज्यादा लोग जानते हैं, तो हम कहेंगे फलाना के ये लड़के हैं, तो वो जल्दी समझ जाएगा। अब अगर उसके दादा को लोग ज्यादा पहचानते हैं तो मैं बोलूंगा कि फलाना के नाती हैं, तो वो जल्दी समझ में आएगी। यही क्या है? परिभाषा है। किसी के बारे में अपने अनुसार बता देना किसी को या समझा देना ही परिभाषा होता है। अब हम लोग जानते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक। तो मैंने बोला कि जिन यौगिकों में आयनिक बंधन होता है उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। या दूसरा डिफिनेशन आप दे सकते हैं क्या, कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। और ये हमेशा क्या होगा? एक धातु होगा और एक अधातु होगा। आप ऑप्शन में NaCl डाल सकते हैं, उदाहरण में NaCl, CaO, MgO भी डाल सकते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक धातु हो और एक क्या होना चाहिए? अधातु होना चाहिए। ऑप्शन में यानी उदाहरण में आप ये जरूर डाल लेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इसका विशेषता, आयनिक यौगिक की विशेषता, विशेषताएं। आयनिक यौगिक की क्या विशेषताएं? तो अगला हम लोग का हेडिंग क्या रहेगा बाबू? आयनिक यौगिक की विशेषताएं। जैसे NaCl क्या है बाबू? आयनिक यौगिक है। NaCl क्या है? आयनिक यौगिक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला आयनिक यौगिक की विशेषता में सबसे पहला लिखेंगे, देख लीजिए, सोडियम। अभी मैंने आपको बताया था जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागा था और ये इलेक्ट्रॉन क्या किया था? ग्रहण किया था। इस पर क्या है? धन आवेश, इस पर क्या है? ऋण आवेश। तो आप पहला लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, पहला लिख सकते हैं कि आयनिक यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त कणों की बनी होती है। देख रहे हैं ना, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आप पहला में क्या लिखेंगे? फिर से एक बार सुन लीजिए, आयनिक यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त कणों की बनी होती है। आयनिक यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त कणों की बनी होती है। और उदाहरण में आप इसको भी डाल सकते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन उठेगा, देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, आगे जब आप जाएंगे चैप्टर में दिया भी है क्वेश्चन क्या उठेगा। आयनिक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? उसका आंसर यहीं से आएगा। आयनिक यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त कणों के बने होते हैं, उनके बीच मजबूत वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए उसे तोड़ने के लिए अधिक उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात उसके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आगे उसको मैं बता दूंगा और आगे जब बढ़ेंगे या लास्ट में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें उसको बता दिया जाएगा। इसमें आप पहला क्या लिख लीजिए? आयनिक यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त कणों के बने होते हैं। उदाहरण इसको भी डाल लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा जो अभी मैंने बताया किसके द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो दूसरा लिखेंगे इनके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके
द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। दूसरा क्या होगा, इनके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा हम लिखेंगे, ये जल में विलेय, ध्यान रखेंगे तीसरा, ये जल में विलेय होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। जैसे बेंजीन हुआ या कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, ये सब जो है कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। यानी आप तीसरा में लिख लेंगे, सुन लीजिए ध्यान से, ये जल में विलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। ये जल में विलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। इससे भी क्वेश्चन उठेगा आगे, आप जब बढ़ेंगे ससंयोजित यौगिक पढ़ लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ससंयोजित यौगिक जो है जल में अविलेय होते हैं, जब कार्बनिक विलायक जल में विलेय होते हैं, रीजन बताइए। तो आगे आपको मिलेगा तीसरा, बस आप ये लिख लीजिए कि जल में विलेय होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। चौथा, ये जलीय या द्रवित विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक, ध्यान रखिए सुचालक, अगर नमक को पानी में घोर दिया जाए, देखिए शुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं होता, ये ध्यान रखिए। शुद्ध जल, अभी हम लोग जो घर पे जल यूज करते हैं ना, वो अगर शुद्ध हो तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी करंट लगाएंगे तो प्रवाहित नहीं होगी धारा। लेकिन अशुद्ध होगा तो होगी, थोड़ा भी अम्लीय होगा या क्षारीय होगा तो धारा प्रवाहित होगी, इसलिए आप ट्राई ना करें। लेकिन शुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। अब इसमें चौथा में आप लिखेंगे, ये द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो चौथा में आप लिख लेंगे, ये जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है।